नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ये बेरोजगारी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि बेरोजगारी का जो मेन कितना प्रकार है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे क्या कि बेरोजगारी के दो प्रकार होता है। कौन कौन? एक ग्रामीण बेरोजगारी और एक होता है शहरी बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी में हम लोग पढ़े थे क्या कि ग्रामीण बेरोजगारी दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है मौसमी बेरोजगारी और एक होता है छुपी हुई बेरोजगारी। और शहरी बेरोजगारी की दो प्रकार के बताए थे। क्या क्या? एक शिक्षित बेरोजगारी और एक क्या बताए थे? औद्योगिक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। आज हम लोग जानेंगे कि बेरोजगारी जो होता है तो बेरोजगारी के कारण क्या है, मतलब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेरोजगारी का जो सबसे पहला कारण है, ठीक है, जो सबसे पहला कारण है बेरोजगारी का, वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है सबसे पहला पॉइंट? क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या कहने का मतलब कि भारत का जो जनसंख्या है, ठीक है, आज चीन के लगभग बराबर है, या कहिए कि उससे ज्यादा ही हो चुका है, उससे कम तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। और ये जो सरकारी जो रिकॉर्ड है इस पे भरोसा तो किया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी अपना जो गवर्नमेंट है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरा देश का जो पॉपुलेशन है वो सबसे अधिक है। जितना जो एक्चुअल रहता है उससे कम ही दिखाया जाता है सरकारी रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहला जो कारण है बेरोजगारी का, वो क्या है? वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, देखिए ये तो मानना है, आप हम सभी का मानना है कि जब जनसंख्या बढ़ेगा तो किसी भी अवसर में, केवल बेरोजगारी के क्षेत्र में नहीं, ठीक है ना, आपका उपभोग के क्षेत्र में भी कमी आएगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या कहने का मतलब कि एक इंसान का अगर दो बेटा है तो उसको सफिशिएंट वे में पढ़ा सकता है, उसके हर जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर वही एक इंसान का 5 बेटा है तो क्या करेगा? वो पांचों को वो सभी फैसिलिटी नहीं दे पाएगा जो वो दो को दे पाएगा। वही चीज होता है ये बेरोजगारी में लागू होता है कि सरकार रोजगार, मतलब जनसंख्या बहुत बड़ा है तो वो सबको रोजगार नहीं दे सकता है। ठीक है ना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी बेरोजगारी का एकमात्र कारण है कि मतलब जो है वैकेंसी कम है, सीट कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, लेकिन उसको पाने के लिए जो पाने वाले जो लोग हैं, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, वो क्या है? बहुत अधिक है। तो ये सबसे पहला क्या है? बेरोजगारी का कारण बनता है। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या। यानी कि सबसे पहले अगर कोई भी चीज को, प्रॉब्लम को, समस्या को खत्म करना है तो सबसे पहले पॉपुलेशन को मेंटेन करिए। ठीक है ना, पॉपुलेशन को कम करिए। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अभी यूपी में ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो गया, धीरे धीरे इसको पूरे देश में लागू करने का जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। इसको ना बहुत अच्छा से समझिएगा। अभी जो एक दो पॉइंट जो जो समझाएंगे उसको ना एकदम दिमाग खोल के रखिएगा और तब समझिएगा। देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली क्या है? भारत में जो है शिक्षा प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। ठीक है भाई, क्या या कह लीजिए कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उसमें ये सिखाया ही नहीं जाता है कि हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, कहने का मतलब कि पैसा कैसे कमाए हम, उसके बारे में कभी सिखाया ही नहीं जाता है। जैसे देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या चीज पे फोकस करते हैं? ओनली फोकस ऑन डिग्री। किस पे हम लोग फोकस करते हैं? ओनली फोकस ऑन डिग्री। हमेशा केवल और केवल डिग्री पे फोकस करते हैं, मार्क्स पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन स्किल। कभी भी हम लोग स्किल पे, हमारे अंदर क्या है, क्या क्वालिटी है, हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करें, ये सब हम लोग को पता ही नहीं होता है। हम लोग केवल और केवल किसके पीछे भागते हैं? डिग्री के पीछे भागते हैं और मार्क्स के पीछे भागते हैं, है ना। मार्क्स के पीछे भागते हैं हम लोग। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं हमारा सोसाइटी में क्या है कि जो ज्यादा नंबर लाने वाले आदमी जो होते हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो बच्चा ज्यादा मैथ्स में नंबर ला रहा है, अपना पूरा सब्जेक्ट में जो ज्यादा नंबर ला रहा है, ठीक है ना, तो उसको समाज में, सोसाइटी में बहुत होशियार माना जाता है, बहुत तेज माना जाता है। ठीक है,
तो ये हम लोग उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, मोर इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ इनकम कहता है, यानी कि इनकम का जो सिद्धांत है लॉ ऑफ इनकम, वो ये कहता है कि आपको पैसा इस बात का नहीं दिया जाएगा कि आपके पास ज्यादा डिग्री है, ठीक है। आपको पैसा इस बात का दिया जाएगा कि आप कितना वैल्यू को ऐड कर सकते हैं किसी भी चीज में, यानी कि किसी काम को करने का आपके पास कितना स्किल है, ठीक है ना, कितना नॉलेज है, कितना सफिशिएंट वे में आप उस काम को कर सकते हैं, इसके लिए आपको पैसा दिया जाता है सोसाइटी में, ना कि आपको इस वजह से पैसा देगा कि आपके पास डिग्री बहुत ज्यादा है, ठीक है। भारत का जो शिक्षा पद्धति है वो क्या है, 1 से लेकर 15 साल तक मैट्रिक 1 से 15 साल तक बर्बाद हो जाता है मैट्रिक पढ़ने में। 15 से 17 बच्चा 12th करता है, 15 से 17 साल के एज में। ये हम बिहार बोर्ड के बारे में बता रहे हैं, सीबीएसई वाला बच्चा तो और पूरा दाढ़ी मोछ निकल जाता है, सब रहता है जी 12th में रहता है, ठीक है, उसका बात हम नहीं कर रहे हैं। 17 से 20 साल का जो बच्चा रहता है वो बैचलर डिग्री है ना, बीकॉम, बीए, बीएससी करता है ना, इस पे फोकस करता है। और 20 से 25 साल का जो है वो लगाता है क्या चीज करने में, मास्टर डिग्री करने में, या कोई बीएड कर रहा है, कोई बीकॉम कोई एमबीए कर रहा है। तो 25 साल तक मान लीजिए कि सब डिग्री ही एक्वायर करने में लगा हुआ रहता है, सब डिग्री ही प्राप्त करने में लगा हुआ रहता है। वो उसको 25 साल तक तो एज तक उसको वो सीखा ही नहीं कि हम पैसा कैसे जनरेट करें, हम पैसा कैसे कमाएं, ये स्किल्स तो उसमें सिखाया ही नहीं टीचर, ठीक है। तो ये जो 1 से 25 साल तक का जो उम्र है वो निकल जाता है बच्चा को डिग्री प्राप्त करने में, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। हम लोग को 15-16 साल से है ना अपने अंदर के स्किल्स को पहचानना चाहिए, और हम लोग किस सेक्टर में ज्यादा बेटर कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमें उस फील्ड में लग जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ डिग्री तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी डिग्री रहते हुए भी 85% जो यूथ है, 85% जो युवा लोग हैं वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। यानी कि डिग्री रहने के बाद भी है ना, आपके पास बीटेक का डिग्री है, एमबीए का डिग्री है, बीकॉम का एमकॉम का मास्टर डिग्री है, फिर भी 85% में मात्र 15% ही लोगों के पास रोजगार है। बाकी 100% में 85% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, 15% ही लोगों के पास क्या है, रोजगार है, जो अपने आप में क्या है, हास्यप्रद है, हंसने का विषय है कि भारत का शिक्षा प्रणाली इतना गंदा है, इतना बेकार है कि या इसको पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ, बस एक नाम के लिए पढ़ रहे हैं कि हम आईकॉम बीकॉम पास हो गए, आईएससी बीएससी कर लिए, बीटेक कर लिए, लेकिन भरना वही आपको चपरासी वाला नौकरी है, ठीक है ना। चपरासी का फॉर्म बहुत सारा अब ऐसा वैकेंसी आता है, प्यून का भी वैकेंसी निकलता है, तो उसमें बीटेक और एमबीए वाले लोग भरते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में एजुकेशन का कोई महत्व है ही नहीं है, एजुकेशन यहाँ का बिल्कुल रद्दी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग को ये हमको बताइए कि 9th में कितना मार्क्स आया है, किसी को याद नहीं, याद होगा। 11th में कितना मार्क्स आया है, किसी को याद है नहीं। या जो मेरा वीडियो अगर जो मेरे पेरेंट्स अगर कोई देख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चों का जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनसे आप लोग से हम पूछते हैं कि आपको क्या मैट्रिक्स में कितना मैथ्स में नंबर आया है पता है, या 12th में फिजिक्स में, या फिर अकाउंट्स में, या फिर हिस्ट्री में कितना मार्क्स आया है जो पता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी रिपोर्ट कार्ड ऐसा बना ही नहीं है जो बच्चा को क्वालिफिकेशन, मतलब जो बच्चा का, ठीक है, उसको क्या बता सकते हैं, उसका फ्यूचर बता सकता है, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, कोई भी रिपोर्ट कार्ड ये बता ही नहीं सकता है कि बच्चा का फ्यूचर क्या है, बच्चा का काबिलियत उसका रिपोर्ट कार्ड से नहीं जज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो क्या है, वो एक नंबर है, ठीक है ना, वो एक नंबर आपको लिखा होता है कि कौन सा सब्जेक्ट में किसका कितना नंबर है, जो बेसिकली किसी को याद नहीं रहता है फ्यूचर में, ठीक है। तो अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपने स्किल पे फोकस करना चाहिए, ना कि आप बच्चा को प्रेशराइज करिए या आप खुद प्रेशर लीजिए कि हमको कैसे ज्यादा मार्क्स लाना है, ठीक है। इस पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पेरेंट्स लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये चाहिए कि अपने बच्चे को ज्यादा मार्क्स लाने के लिए प्रेशर नहीं दे। वो क्या चाहता है, उसमें उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसका हॉबी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या है सब्जेक्ट को चुनने का फ्रीडम देना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, ताकि वो अपने लाइफ में अच्छे से वो क्या कर सके, सेटल हो सके। ठीक है, हम लोग क्या किस पे बेस्ड रह जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ का मेन वही है कि रिपोर्ट कार्ड से ही बच्चा का क्या पता चलता है, प्रोग्रेस पता चलता है। लेकिन अभी हम बताया ऐसा कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं बना है इस दुनिया में जो बच्चा का काबिलियत बता सके। रिपोर्ट कार्ड बताता है तो बस नंबर, जो बेसिकली किसी को फ्यूचर में याद नहीं रहता है। आप लोग से अगर पूछ दें कि हम 9th में कितना मार्क्स आया था टोटल, या इंटर में कितना मार्क्स आया था टोटल, तो आप लोग एकदम 100% गारंटी है कि आप लोग नहीं बता पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हस्तकला एवं कुटीर उद्योग का नष्ट होना। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है हस्तकला एवं कुटीर उद्योग का नष्ट होना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उद्यमी को सम्मान न मिलना। ठीक है, इस पॉइंट को भी बहुत अच्छा तरह से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्तकला एवं कुटीर उद्योग का नष्ट होना या उद्यमी को सम्मान न मिलना। देखिए, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हर आदमी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। तो भारत के लोग भी दुनिया से अलग थोड़ी हैं, भारत के भी लोग, हर लोग एक दूसरे से ज्यादा इनकम कमाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो हम लोग क्या है उसको गाली देना चालू कर देते हैं कि नहीं वो 2 नंबर का काम कर रहा है, भले ही वो सही काम कर रहा हो। ये जो 2 नंबर का जो काम कर रहा है ये हम लोग किस लिए बोलते हैं, अपने आप को उसके लेवल में नहीं ला पाते हैं, इसके कारण हम लोग बोलते हैं कि नहीं वो फलना जो है 2 नंबर का काम करके पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चाहे वो मेरा मन में ईर्ष्या हो, ठीक है, या क्या हो कंपटीशन हो, कुछ भी भावना हो, लेकिन अगर एक आदमी सक्सेसफुल है, बहुत पैसा वाला होता है, तो सोसाइटी में आप कहते सुन लीजिएगा कि उसका इतना ज्यादा पैसा है क्योंकि वो 2 नंबर का काम कर रहा है। देखिए इसको बल, इस बात को बल मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है वो और अधिक बल दे देता है। मार्क्सवाद का कहना ही है, जब मार्क्सवाद आप पढ़िएगा उसको बहुत अच्छा से गहन अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मार्क्सवाद का कहना ही है कि संपत्ति क्या है, चोरी है। जो डिविडेंड है, जो कैपिटल है आपके पास, वो क्या है, चोरी है। यानी कि कहीं ना कहीं आप शोषण कर रहे हैं तभी आप इतना अमीर हो रहे हैं, है ना। यानी कि मार्क्सवाद का कहने का मतलब है कि अंबानी अगर इंडिया का सबसे अमीर आदमी है तो वो कहीं ना कहीं किसी का शोषण कर रहा है तभी इतना अमीर आदमी बना है। ठीक है, अब जब आजाद हुआ, जब भारत अंग्रेज के चंगुल से आजाद हुआ तो भारत में क्या हुआ, नेहरू जी जो है समाजवाद स्थापित किए, है ना, समाजवाद। तो मार्क्सवाद नेहरू के माध्यम से इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में इस कदर घुल मिल गया कि ये उद्यमी को उद्यन का रीढ़ तोड़ दिया। ठीक है, रीढ़ एकदम तोड़ के रख दिया, पूंजीवाद का, उद्यन का, उद्यमी का एकदम रीढ़ तोड़ के रख दिया। देखिए बेशक नेहरू जी एकदम बहुत अच्छे आदमी थे, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री ना आज कोई होगा, न हुआ है और ना आगे फ्यूचर में होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई शक है ही नहीं कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे। उनसे अच्छा प्रधानमंत्री अभी तक पूरे भारत में कोई नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ वो अलग चीज है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, एक पार्टी के लोग हैं, वर्तमान समय में जो पार्टी है जिसका सरकार है वो पूरा का पूरा जो भारत का जो प्रॉब्लम का, भारत का जितने जो भी समस्या है वो पूरा का पूरा किस पे फोड़ता है कि नेहरू जी के कारण हुआ। तो ये लोग जो जाहिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, ये लोग तो खुद क्या है, बना बनाया भारत इसको मिला है ना, इस पे राज करने के लिए, इसमें शासन चलाने के लिए। लेकिन जब नेहरू जी जब यहाँ थे तो भारत उस टाइम स्वतंत्र हुआ था, भारत के अंदर बहुत सारे
सारी समस्याएं थी, गरीबी थी, बेरोजगारी थी, इंडस्ट्रीज नहीं था, लोग अंग्रेज उनका शोषण करके चले गए थे, जो सोना का चिड़िया जो था भारत, उसको क्या कर दिया था, एकदम कंगाल कर दिया था। तो नेहरू के सामने बहुत सारा चैलेंज था, ठीक है ना। तो वो एक दो पहलू हो सकता है जिसपे वो सही नहीं उतरे हो, लेकिन वो जितना अच्छा से वो भारत को मतलब आधुनिक भारत बनाए, उतना अच्छा या उतना ज्यादा योगदान भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है भारत को। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है, ये सब इसलिए इसलिए ये लोग जीत पा रहा है क्योंकि जो भारत का जो मीडिया है, ये सब का पालतू कुत्ता बन गया है, ठीक है ना। भारत का जो मीडिया है आज के जो इन जाहिल सरकारों से सवाल उठाता ही नहीं है, कि मतलब सवाल वो किससे पूछता है, विपक्ष से पूछता है कि क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों है ना। अभी का जो मीडिया है बस हिंदू मुसलमान का जो है जहर घोल रहा है लोगों में, ठीक है। कास्टिज्म, ये क्या है, और क्या कर सकते हैं, कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, मतलब बेतुका फालतू का बात करके क्या है, एक दूसरे को, जनता को गुमराह किए हुए है सरकार से सवाल पूछने के बजाय, ठीक है। तो जब तक यहाँ का जो मीडिया है पालतू कुत्ता बना रहेगा सरकार का, तब तक ये सरकार ऐसे ही जीतती रहेगी, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर ये सब पॉलिटिक्स है, आगे देखिए। नेहरू जी जब आए तो ये जो है जब समाजवाद भारत में स्थापित हुआ, तो क्या है, मार्क्सवाद समाजवाद में जब मिला, ठीक है, तो क्या है, उद्यमी का, उद्यन का, पूंजीवाद का रीढ़ तोड़ दिया, ठीक है। लेकिन ये मतलब नेहरू का थोड़ा सा फॉल्ट था, लेकिन जब से उदारीकरण आया, जब से भारत में उदारीकरण आया, तब उस समय से लेके अब तक के जो प्रधानमंत्री हैं, वो सभी का कहना है कि मैं उद्यमी का सम्मान करना चाहता हूं। यानी कि जो ऊंचे ऊंचे पद पे जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो बैठे हुए हैं, ठीक है, या जो भी मतलब मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने उदारीकरण के बाद अपना जो है क्या किया, मतलब आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए, ठीक है, वो ये कहने लगे कि क्या है, हम जो उद्यमी लोग हैं, जो उद्यन करना चाहते हैं, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, ठीक है। देखिए भारत में नौकरी के ऊपर इतना फोकस क्यों किया जाता है, सीधा सा समझने वाला बात है कि जिस ऑक्यूपेशन को, पेशा को, जिस चीज को, जिस सोसाइटी में ज्यादा इज्जत मिलेगा, ज्यादा शोहरत मिलेगा, बेसिकली सब वही काम को करना चाहेगा। भारत में जो है सरकारी नौकरी वाले को बहुत इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं, बंदा बहुत पढ़ने में तेज है। यहाँ माना जाता है कि जो व्यक्ति का सरकारी नौकरी हो गया, वो क्या है, अपने लाइफ में सेटल हो गया है, ठीक है। तो इसको सम्मान के भाव से देखा जाता है। शादी ब्याह में भी देखा जाता है कि बाप अपने बेटी के लिए सरकारी लड़का ही ढूंढता है, उसका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मेरा जो दामाद रहे वो क्या रहे, सरकारी जॉब वाला रहे, ठीक है, ना कि प्राइवेट जॉब वाला, ठीक है। तो ये क्या है, जिस चीज को सोसाइटी में ज्यादा सम्मान मिलेगा, बेसिकली लोग उसी के पीछे भागेगा, ठीक है। अब इसीलिए लोग क्या है, सरकारी नौकरी में जाना चाहता है। भारत में जो है ना, स्टार्टअप का, सेल्फ जो एम्प्लॉयड है ना, उसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर आप बोलिएगा कि क्या कर रहे हैं, आप बोलिएगा मेरा अपना कोई बिजनेस है, अरे यार तुम बिजनेस में लगा हुआ है, थोड़ा नौकरी वोकरी का तैयारी करो, मेहनत करो, सेटल, नौकरी लो और लाइफ में सेटल हो जाओ, तब तक ही चलेगा, ठीक है। इस तरह के बात सुनने को मिलता है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस में क्या होता है, इंसान इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आपको जब छुट्टी चाहिए जब ले सकते हैं, आप किसी के प्रेशर में काम नहीं कर सकते हैं, आपका कोई बॉस नहीं है, ठीक है, आपको किसी को खुश नहीं रखना, आपका जब मन है काम करिए, नहीं मन है काम नहीं करिए, यानी कि खुद के लिए काम करिए। लेकिन इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड का, उद्यमी का, उदयन का कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए लोग यहाँ ज्यादा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए इज्जत और ये सम्मान और इज्जत का तो बात है ही, ठीक है। धन कमाना वो एक अलग चीज है, ठीक है। भारत में जो है सरकारी नौकरी बेसिकली लोग धन कमाने के लिए भी करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज है। मेन उसमें क्या जुड़ा हुआ है, सम्मान जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि धन कमाना ही एकमात्र उद्देश्य रहेगा नौकरी का या ऑक्यूपेशन का, कोई पेशा का, तो प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति से बड़ा तो कोई बिजनेस हो नहीं सकता है। लेकिन चूंकि इसमें सम्मान नहीं है, इसलिए लोग इस फील्ड में नहीं जाने के लिए
इस फील्ड में जाने से डरते हैं। और ये केवल इंडिया में है, ऐसा तो नहीं है। अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज के रूप में कार्य करता है। वहाँ का जीडीपी में मतलब क्या, प्रोस्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में जाता है। ठीक है, तो ये अपना अपना कल्चर के बेस पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो उद्यमी का सम्मान मिलना कब से चालू हो गया? भारत में उदारीकरण के बाद से बेसिकली उद्यमियों को पूंजी, जो उद्यमी लोग हैं, जो अध्ययन करना चाहते हैं, जो कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलना चालू हो गया। और भारत में जो है ये जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने का और क्या क्या ये हो सकता है, उपाय हो सकता है? इसका एकमात्र उपाय है कि आप क्या करो, खुद मतलब रोजगार मांगने के बजाय रोजगार क्रिएट करो और दूसरों को रोजगार दो। ठीक है, आप जो गवर्नमेंट से रोजगार मांग रहे हैं, वो रोजगार मांगने के बजाय क्या करिए, आप दूसरों को रोजगार प्रोवाइड करिए। तभी भारत का जो समस्या है बेरोजगारी का, वो खत्म हो सकता है। और तो कोई उपाय है नहीं। ये आप भी जानते हैं कि भारत में जितना पॉपुलेशन है, भारत में जितना युवा है, वो सबको भारत सरकार नौकरी नहीं दे सकती। ये फैक्ट है, चाहे बीजेपी का सरकार रहे या कांग्रेस का सरकार रहे या आपका सरकार रहे या किसी का भी सरकार, ममता बनर्जी का सरकार रहे, जितना स्टेट में युवा है, जितना कंट्री में जो यूथ लोग हैं, वो सबको सरकार गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। ये फैक्ट है। ठीक है, तो इसका बेरोजगारी का दूर करने का एकमात्र फिर उपाय क्या बच जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनना, उद्यमी बनना। ठीक है, स्टार्टअप शुरू करना, अपने से बिजनेस करना। ठीक है, यही ना एकमात्र उपाय है कि हम सोशल क्राइसिस को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसको हम दूर कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय क्या है? उद्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, इसी के लिए सबसे इंस्पायरिंग आदमी हमको लगता है जो अभी है, दिल्ली का जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो मनीष सिसोदिया। ये नाम सुने होंगे, मनीष सिसोदिया जी का नाम आप सुने होंगे। दिल्ली में क्या है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है। ये क्या करते हैं कि रेडियो पे एक ऐड डालते हैं। रेडियो पे क्या डालते हैं? एक ऐड डालते हैं। देखिए, ये आम आदमी जो पार्टी है, इतना ऑनेस्ट पार्टी है कि भ्रष्टाचार तो करता नहीं है जी, हर चीज दिल्ली में फ्री कर दिया है। तो इतना पैसा इस पार्टी के पास नहीं है कि वो टीवी पे प्रचार कर सके। ठीक है ना, एकदम बहुत ऑनेस्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार करके रुपया कमाएगा तब ना हर चीज, हर एकदम मोदी जैसा, बीजेपी पार्टी जैसा क्या करेगा, बड़ा बड़ा स्तर पे प्रचार करेगा। ठीक है, लेकिन ये मोदी क्या है, मोदी का जो पार्टी है बीजेपी, देश को बर्बाद करने वाला पार्टी है। पूरा देश का पैसा से अपना मार्केटिंग करता है। लेकिन वही देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, दिल्ली के पब्लिक के लिए हेल्थ इतना अच्छा कर दिया, हेल्थ सेक्टर को, एजुकेशन सेक्टर को, कि लोग प्राइवेट से ज्यादा बिलीव, जो भरोसा है, अब किस पे करते हैं? गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे करते हैं। तो यहीं के एक जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, इन्होंने रेडियो पे एक ऐड डालते हैं कि जो भी, ठीक है, एक रेडियो पे जो एक ऐड आता है इनका, दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू एक ऐड आता है कि 11th 12th में ये इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास देते हैं। अपने हर जो +2 स्कूल है, वहां 11th और 12th में वो क्या देते हैं? इंटरप्रेन्योरशिप का क्लास देते हैं। और बच्चे को 1000 रुपया दिया जाता है मूलधन के रूप में कि बाबू आप इससे स्टार्टअप करो। ठीक है ना, भले वो पैसा डूब जाए, बर्बाद हो जाए, वो अलग चीज है, लेकिन इसका बेसिक जो मतलब जो ये है इंटेंशन है कि वो क्या है कि बच्चा में ना उद्यमी बनने का क्या हो, मतलब उद्यमी बनने का क्या हो, अंदर से क्रिएट हो उसको कि हाँ आपको लाइफ में क्या करना है, उद्यमी बनना है। ठीक है ना, उद्यमी बनाने पे क्या कर रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो है जोर दे रहा है। फिर ये भी है कि जो दिल्ली में बहुत ज्यादा जो सफल उद्यमी है, ठीक है ना, जो सफल बिजनेसमैन है, जो सफल स्टार्टअप जिनका हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, अपना +2 स्कूल में आके बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं ताकि उनके मन में उद्यम के प्रति, उद्यमी बनने का विचार उत्पन्न हो। ठीक है ना, और वो लाइफ में जॉब मांगने के बजाय, है ना, और वे जिंदगी में आगे, फ्यूचर में आगे जॉब मांगने के बजाय जॉब देना शुरू कर दे। यही एकमात्र उपाय है कि भारत से बेरोजगारी दूर होगा, अन्यथा और कोई कारण नहीं है। सरकार कितना भी नियोजन कर ले और कोई उपाय ही नहीं है कि भारत से बेरोजगारी दूर हो। इसका एकमात्र उपाय क्या है कि
आदमी को, हर आदमी को सरकारी नौकरी के ऊपर बेस्ड न होके अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है। तभी ये देश जो है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक क्षेत्र में मजबूत होगा और बेरोजगारी एकदम यहाँ से जड़ से खत्म होगा। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया ये, और ये पॉइंट बहुत अच्छा तरह से आप लोग समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है मशीनीकरण। ये सब तो आपको पता होगा कि मशीनीकरण होने से ना बेरोजगारी का दर बहुत बढ़ गया है। देखिए आज एक जो मशीन है वो अकेले 100 आदमी के बराबर काम करता है, या कहिए कि उससे ज्यादा ही काम करता है। नहीं, आज जो मशीन है जैसे बुलडोजर, ठीक है, यूपी का याद आ रहा है क्या जी, बुलडोजर जो है अकेले रोड बनाना रहता है। पहले क्या था कि गांव लोग के जो मजदूर होते थे वो रोड भरने का काम करते थे, खेत से मिट्टी कोड़ते थे, कुदाल से माथा पे लेट के और जाके रोड बनाते थे, है ना, मतलब जो होता था जो मट्टी भरते थे रोड के लिए। अब क्या है कि बुलडोजर आ गया है, एक दिन में 100 आदमी 500 आदमी के बराबर वो अकेले काम कर रहा है। तो जो आदमी को गांव में ही रोजगार मिल जाता था, अब वो तो बेरोजगार हो गया बुलडोजर आने से। अब वही लोग क्या है कि दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने। अब दूसरे राज्यों में बिहार से मतलब 22 लाख लोग बाहर जाके कमाते हैं, ठीक है ना। ये कोरोना के टाइम में ये रिपोर्ट आया था, ठीक है, कि 22 लाख लोग जो है बिहार में आए हैं बाहर से। वो तो आए हैं उसका रिपोर्ट था, ठीक है ना, 2020 में कि 2020 था जो कोरोना जो था, जो एकाएक बंद हो गया था सब कुछ, तो 22 लाख जो मजदूर लोग थे वो बिहार आए थे, ठीक है। नहीं आए उसका तो गिनती ही नहीं होगा। तो यही सब कारण है मशीनीकरण में। और क्या आ गया बाबू, कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर क्या है, पहले जो है बैंकिंग सेक्टर में या जो भी सेक्टर है वहां पे प्यून का काम होता था, रजिस्टर में सब कुछ मेंशन होता था। अब सब कुछ किस पे मेंशन हो रहा है, कंप्यूटर पे मेंशन हो रहा है। तो जो काम जो किरानी करता था, जो प्यून करता था, जो क्लर्क करता था, वो अब उसका तो अब जरूरत ही नहीं रहा। सब कुछ डेटा निकालना है, ईयर डालिए, टाइप करिए, उसका जो अकाउंट नंबर है, जो कुछ भी उसका नंबर है, उसमें उसका डेटा सब कुछ आ जाएगा, भूलने का भी जरूरत नहीं है, सब कुछ वो सेव है, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर आने से भी क्या हुआ, बहुत लोगों का रोजगार कम गया, जिसके कारण भारत में क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ने लगा। तो मशीनीकरण, ये फैक्ट है कि मशीनीकरण जो है बेरोजगारी को बढ़ाया। लेकिन अगर आप मशीनीकरण का उपयोग नहीं करिएगा अपने देश में तो क्या होगा, आर्थिक रूप से पिछड़ा रहिएगा, है ना। तो मशीनीकरण का उपयोग करना ही चाहिए, है ना। डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कंट्री को मशीनीकरण का सहारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, चूंकि जो मानव श्रम है उसका क्षमता कम है ना जी, अब मशीनीकरण का क्षमता बहुत ज्यादा अपार क्षमता वाला होता है वो लोग, तो जितना चाहे वो काम कर सकता है। आदमी एक दिन में 8 घंटा ना काम कर सकता है, बहुत तक घींच तीर के प्राइवेट कंपनी में है तो शोषण करके करवा रहा है तो 10 घंटा करेगा, ठीक है ना, और ज्यादा करवा रहा है तो 12 घंटा करेगा, उससे तो ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन मशीन क्या है, एकदम पेट्रोल डीजल डाल दीजिए, मट्टी खोदते रहिए जितना खोदना है, ठीक है ना। तो ये मशीनीकरण आने से क्या हुआ कि जो बेरोजगारी है वो बढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है सरकार का दोषपूर्ण नियोजन, ठीक है, सरकार का दोषपूर्ण नियोजन। देखिए सरकार, भारत में जो चुनाव होता है ना, यही चुनाव का जो प्रक्रिया है ये नियोजन के क्षेत्र में बहुत धांधली हो जाता है, केवल चुनाव के चलते। देखिए भारत में तो ये बात जानते हैं कि बिना कोई भी वैकेंसी बिना 5 साल के क्लियर नहीं होगा। अभी सरकार आया है, इस साल अगर सरकार जो है क्या करेगा, अगर कोई मान लीजिए कि 2000 अभी क्या है 22 है ना, इस बार अगर कोई चुनाव होने वाला है किसी स्टेट में, वहां का ठीक है ना, सरकार बोलेगा कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, इतना वैकेंसी लाएंगे, यूथ को रोजगार ही रोजगार देंगे, ठीक है ना। जैसे आगे थे कौन, चाय बेचने वाले आदमी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठीक है।
हर साल 2 लाख भी रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या है, जनता को ठगना है, यूथ को, लाइफ को बर्बाद करना है, ठीक है। तो सरकार का जो दोषपूर्ण नियोजन क्या है कि अभी जिस स्टेट में अगर मान लीजिए कि चुनाव होने वाला है, वहां का सरकार चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ा बड़ा वादा कर देता है, प्रॉमिस कर देता है यूथ से कि हम आएंगे तो इतना नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यूथ तो क्या है, मतलब नौकरी के चक्कर में, लालच में सरकार को वोट दे देता है, लेकिन ये वैकेंसियां कब निकाल, मतलब ये कब, इसका नियोजन कब करवाएगा, मतलब उसका फुलफिल कब करवाएगा, जब उसका अगला चुनाव आने वाला है, तब क्या करेगा, भर्ती चालू करेगा, ताकि इस बार भी वोटिंग लोग, यूथ लोग हम ही को दे कि हम ना ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब गलत नीति है सरकार का, ठीक है। और क्या है, भारत में जो है एसएससी, रेलवे, यही ना सबसे ज्यादा नौकरी देता है जी। तो देखिए भारत में जिस सेक्टर में ये सब एसएससी, रेलवे में क्या है कि जॉब के अपॉर्चुनिटी को, वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, जो वर्तमान सरकार है, जाहिर सरकार है, वो क्या कर रहा है, घटा रहा है। देखिए एसएससी में 2014 का जो रिकॉर्ड है कि एसएससी में 2014 में 15,549 वो सीट था जी, वैकेंसी था, ठीक है ना, जो 2019 में आके 8582 हो गया। तो बताइए 15,000 से 8,000 हो गया, लगभग आधा कर दिया। अरे कोई भी जो सेक्टर है उसमें वैकेंसी बढ़ाना ना चाहिए, जॉब को और बढ़ाना ना चाहिए, ठीक है, तभी ना बेरोजगारी दूर होगा। अरे सरकारी संस्था में भी क्या कर रहा है, वैकेंसियां घटा रहा है जी, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से लोग रोजगार पाएंगे। देखिए आईबीपीएस का जो वैकेंसी है, जो अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए, ये 2014 का रिपोर्ट है, 32,270 था। अब 19 में कितना रह गया है जी, 12,000, यानी कि 50% से भी कम कर दिया ना, 30% कर दिया। तो जो सरकारी जो सेक्टर था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो जॉब को बढ़ाना चाहिए था, वहां से वो क्या कर रहा है, जॉब को घटा रहा है। तो जॉब को जब घटाएगा बाबू, तो क्या होगा, भारत में तो बेरोजगारी बढ़वे ना करेगा। देखिए अभी ये रेलवे सेक्टर देख लीजिए, जो रेल है आपका, रेलवे जो सेक्टर है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट को होता है ना, तो रेलवे सेक्टर से होता है। और ये जो वर्तमान जो गधा जो सरकार है, ये क्या कह रहा है कि रेलवे घाटा में चल रहा है। अरे कैसे रेलवे घाटा में चलेगा जी, एक मतलब 2 महीना पहले से क्या हो जाता है, मतलब सीट फुल रहता है ना, क्या कि वेटिंग लिस्ट में टिकट जाते रहता है, ठीक है ना। आपको मतलब 2 महीना पहले भी कटवा लिए तो आप कंफर्म नहीं है कि मेरा जो है जो टिकट जो है कंफर्म होगा कि नहीं। तो ये रेलवे घाटा में कैसे चल रहा है। बिहार के जो लालू प्रसाद यादव थे, जो लालू यादव थे, जब तक रेलवे के मिनिस्टर रहे, तब तक कभी भी रेलवे घाटा में नहीं गया है, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। और अभी रेलवे क्या है, घाटा पे जा रहा है। अभी रेलवे को घाटा में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये वर्तमान गवर्नमेंट जो है रेलवे को प्राइवेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक कोई भी चीज में फॉल्ट नहीं निकालिएगा, तब तक जनता फिर बवाल ना कर देगा। तो रेलवे जब प्राइवेट बहुत सबसे ज्यादा अगर कोई जॉब देता है ना गवर्नमेंट, तो रेलवे सेक्टर में देता है। और जब ये प्राइवेट हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, 2 आदमी के बराबर 1 आदमी से काम लिया जाता है। तो रेलवे में जितना अभी जो गवर्नमेंट का ही है रेलवे, जितना इसमें वैकेंसी निकलेगा, क्या प्राइवेट हो जाने के बाद उसमें उतना ही वैकेंसी निकलेगा? नहीं, कम निकलेगा और कम सैलरी भी देगा रेलवे, ठीक है ना। जो अभी इतना बेरोजगारी है कि जो सैलरी अगर गवर्नमेंट में उसको 30-32 मिलेगा, वर्तमान में अगर प्राइवेट में चला जाएगा तो 10 से 12,000 में यूथ को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और ये फैक्ट है, इंसान करेगा 12,000 में काम, क्योंकि उसको इनकम का कोई और दूसरा सोर्स है ही नहीं, उसको करने के लिए कोई और काम रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ना, नियोजन पॉलिसी जो है ना, बहुत गंदा है, ठीक है। इसके वजह से भी भारत में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, गरीबी, ये तो सबसे बड़का कारण है जी, गरीबी। गरीबी जो लोग गरीब रहते हैं,
तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या होता है, एजुकेशन उस स्तर का मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इस एजुकेशन नहीं रहेगा तो उनके पास स्किल्स कम न रहेगा, ज्यादा स्किल्स कहाँ से वो गेन कर पाएंगे। तो गरीब होने के कारण लोगों का एजुकेशन नहीं रहता, और जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहिएगा तो आपका कोई ढंग का अच्छा काम नहीं मिलेगा। अब जब ज्यादा ढंग का काम नहीं मिलेगा तो आदमी को अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ना करे पड़ेगा। तो वो क्या करता है, लेबर वाला काम करेगा। तो लेबर वाला काम करके आप कितना कमा लीजिएगा जी, एक दिन का 500 मान लीजिए अगर लेबर लोग का है तो 30 एक महीना में 15,000। महंगाई में 15,000 रुपया क्या है, बहुत बड़ा चीज है, कुछ भी नहीं है। 15,000 इस महंगाई में 15,000 रुपया कुछ भी नहीं है। आप अपना और अपने वाइफ बस इसी का आप जरूरत पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। वो में अगर पटना में अपना घर है तो रेंट पे रह रहे हैं तब तो एकदम भूल जाइए कि 15,000 में आप अच्छा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या है, गरीबी भी एक कारण है किसका, बेरोजगारी का, ठीक है ना। क्योंकि गरीब लोग जो है उतना स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं अमीर लोगों की तुलना में, ठीक है ना। ये फैक्ट है, ये कहने वाली थोड़ी बात है। कम उद्योग या नौकरी की पूर्ति कम देखिए, किसी भी देश का आर्थिक विकास उसके उद्योग धंधों पर निर्भर करता है। जिस कंट्री में, जिस देश में उद्योग बहुत अधिक है वो कंट्री क्या है, कभी भी गरीब कंट्री नहीं रहेगा, वो डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, ठीक है ना, एकदम विकसित देश बन जाएगा। जैसे जिस स्टेट में भारत के जिस स्टेट में उद्योग बहुत ज्यादा है वो क्या है, खुशहाल राष्ट्र, खुशहाल राज्य है, खुशहाल स्टेट है, हैप्पी स्टेट है। जैसे गुजरात को देख लीजिए ना, गुजरात जो है, गुजराती लोगों को ना धंधा कैसे करना है उससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता है, ठीक है ना। वो लोग पैदा ही होता है धंधा करने के लिए, वो लोग पैदा ही होता है बिजनेस करने के लिए, वो लोग पैदा ही होता है क्या चीज करने के लिए, दूसरा को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और उस सर्विस प्रोवाइड करके क्या करता है वो लोग, प्रॉफिट गेन करता है, ठीक है ना। तो गुजराती लोग धंधा को कैसे करना है, काम को कैसे करना है वो आपको उससे बेटर कोई और नहीं बता पाएगा। मरवाड़ी लोग भी देखिए, वो लोग सरकारी नौकरी करता है नहीं, लेकिन एकदम काफी खुशहाल रहता है, बिजनेस स्टार्टअप किए हुए रहता है, बाप दादा पूरा वही बिजनेस में है उसका, वो लोग सरकारी नौकरी करता है नहीं करता है। भारत में आप चल जाइए सिटी साइड, ठीक है ना, सिटी साइड चले जाइए तो उधर जितना जो भी मरवाड़ी है सब एक से एक रईस अमीर जो है मरवाड़ी लोग है, वो लोग सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता है। सरकारी नौकरी जो मेंटेलिटी है वो मिडिल क्लास लोग का फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का मेंटेलिटी है कि नहीं भाई मेरा भी बच्चा का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। यार लोग सॉफ्टवेयर बीएड करके 80,000 रुपया कमा रहा है, 90,000 रुपया कमा रहा है, तो इससे ज्यादा सरकारी नौकरी वाला कमा लेगा जी। सरकारी नौकरी का मतलब कि आप जिंदगी भर एडजस्टमेंट में करिएगा, ठीक है। आप एक तो पहले मेंटेलिटी आपका कंजूसी वाला आ जाएगा, आप खुल के खर्चा नहीं कर सकते अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, एकदम फैक्ट है। हाँ भले ही अगर आईएएस बन गए, थोड़ा यूपीएससी कंप्लीट करके जा रहे हैं तब आपके पास रॉयल लाइफ होगा, ठीक है। लेकिन जो मिडिल जो जॉब है, टीचर का जॉब है, बिहार पुलिस का जॉब है, ये सब में क्या है पूरा जिंदगी कट जाएगा आपका एडजस्टमेंट में, ठीक है। हाँ आपका बाल बच्चा ऐश कर सकता है, ये नो डाउट हम मान सकते हैं, लेकिन आपका वाइफ का पूरा लाइफ जो है ना एडजस्टमेंट में निकल जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर कम होना। देखिए भारत क्या है, ये पहले कम उद्योग वाला समझ में आया। कम उद्योग मतलब क्या होता है कि जिस राज्य में ज्यादा उद्योग था वो क्या था, वो हैप्पी स्टेट होता है, खुशहाल राज्य होता है। जैसे बिहार में क्या है, उद्योग धंधा का काफी अभाव है। पटना में है जी कोई उद्योग नहीं है, ठीक है ना। बिहार में और उद्योग धंधा है कहीं नहीं है, खाली मुंगेर में है ना, गोली बंदूक बनाने वाला फैक्ट्री है, वहाँ बम भी बनाया जाता है, ठीक है। नहीं तो आगे और तो बिहार में हमको तो नहीं लगता कि कहीं पूरा एकदम इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं नहीं है, इसीलिए तो बिहार गरीब है। उड़ीसा भी इसीलिए गरीब है। दिल्ली, गुजरात, लुधियाना, ये सब क्या है, जो हरियाणा वगैरह ये सब क्या है, बहुत सारा फैक्ट्री है, तो ये सब क्या है, हैप्पी स्टेट है ना, खुशहाल राष्ट्र है। लोग वहाँ एकदम आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी कम है, ठीक है। और नौकरी की पूर्ति कमी तो समझिएगा, इतना सारा जो बताया है कि ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा तो जाहिर सी बात है कि नौकरी उतना नहीं देगा सरकार, हर यूथ को कहाँ से देगा जी नौकरी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण की दर कम।
देखिए, गरीब राष्ट्र का सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि उसके देश का जो है पूंजी निर्माण कम होता है। अब पूंजी निर्माण कम हो रहा है तो गवर्नमेंट कहाँ से ज्यादा खर्च करेगा डेवलपमेंट पे, ठीक है, कहाँ से मतलब इंसान को, ये पब्लिक को नौकरी देगा। नौकरी देने में थोड़ी ना है कि एक बारी नौकरी दे दिया एक बारी पेमेंट करना है, उसको हर महीना पेमेंट करना है। तो सरकार के पास पूंजी निर्माण ज्यादा होगा तब तो हर महीना सैलरी देगा। पूंजी निर्माण कम होगा तो कहाँ से ज्यादा सैलरी दे पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि पूंजी निर्माण की दर अगर कम रहेगा वो स्टेट गरीब रहेगा, वो राज्य, वो देश क्या है, गरीब रहेगा। अब पूंजी निर्माण का दर जिसका अधिक है तो वो कंट्री क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा, अमीर रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है कि भारत में बेरोजगारी के कौन कौन सा कारण है। आई होप आप ये जो जितने जो भी पॉइंट अभी बताए वो सबको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।